नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल ये है, आज जो हमारा खास कार्यक्रम है एस्ट्रो कार्यक्रम, उसमें हम बात करेंगे युवाओं की। जी हाँ, सवाल ये है, क्या युवाओं की मांग पर आरक्षण खत्म होगा? क्या आरक्षण पर फिर एक बड़ी जंग हो सकती है? क्या आरक्षण की लड़ाई से देश का माहौल गर्म होगा? और आरक्षण के भविष्य पर अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी हम करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आरक्षण एक ऐसा मुद्दा रहा है जो अक्सर चर्चा में रहा है, लेकिन कभी भी उस पर खुलकर बात नहीं हुई है। आखिरकार बात क्यों नहीं होती है? क्या राजनीतिक पार्टियां डरती हैं? और क्या अब ग्रह दशा और क्या अभी का जो समय है, ये वो समय आ गया है जब आरक्षण पर भी खुलकर बात होगी, खुलकर नियम होंगे, खुलकर पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल किया जाएगा? और अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टियां बचती बचाती नजर आती हैं आरक्षण पर, हमेशा सेफ साइड करने की कोशिश आती है, नजर अपने आप को करने की, क्या अब उनके भी जो एक तरह से भेद है वो खुल जाएंगे? आज इसी पर होगी चर्चा। मेरे साथ आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी, बहुत स्वागत आपका भी। आचार्य सैवी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चंद्रमणि सर, आप ही से मेरा पहला सवाल ये कि जो आरक्षण, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा विषय है हमारे देश में जो कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बहुत ही बच कर, मतलब कहते हैं ना वो एक कैलकुलेटिव, मतलब इतना ही बोलना है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा करेंगे तो फंस जाएंगे, इससे कम करेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन क्या अब वो वक्त आ गया है जो ये नहीं चलेगा, मतलब आरक्षण पर भी खुलकर अब सरकार को बात करनी होगी? राधे राधे और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के बात करते हैं। देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पे कोई भी पार्टी नहीं बोलेगी, कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे जो विपक्ष हो, जितना ये कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जितनी रोटियां इनकी सेकी जा रही हैं वो आरक्षण पर ही रोटी सेकी जा रही हैं। दूसरा, हम ज्योतिषी कार्यक्रम में बैठे हैं तो मैं ज्योतिष के अनुसार भी कहूँगा। देखिए, भारत की जैसी कुंडली चल रही है, भारत की कुंडली में बृहस्पति की कुंडली और मंगल की महादशा चल रही है, 2032 तक चल रही है। उसके बाद फिर राहु की महादशा आएगी। तो जहाँ जैसी स्थिति, अच्छा दूसरा क्या है, भारत के जो नेतृत्व है उसकी भी कुंडली का विश्लेषण अगर करें तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है कि जहाँ पे आरक्षण के बारे में कोई बात करे। देखिए, पहली बात तो आप देखिए क्या है, ये आरक्षण जो विषय है ना, आरक्षण केवल हिंदू धर्म में, या कहा जाए ये हिंदू धर्म को बांटने के लिए किया गया है। सबसे पहला जो आरक्षण जातिगत की व्यवस्था की गई थी 1882 में विलियम हंटर ने, अंग्रेजों के जो वहाँ पे उस समय जो अफसर थे, विलियम हंटर ने सबसे पहले जो है आरक्षण की व्यवस्था, जातिगत आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी, जहाँ कुछ जातियों को लेकर के उन्होंने जो है इसका प्रचार प्रसार चालू किया था। तो वो क्या था, उस समय भी फोड़ने की ही व्यवस्था थी, वो भी अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो। वही स्थिति आज नेताओं की है कि फूट डालो और राज करो, और वो स्थिति कभी भी ख़त्म होने वाली है ही नहीं है। देखिए, एक चीज़ बताऊं आपको, जैसे कुछ जगह आरक्षण शिक्षा में और नौकरियों में 10 जो है इसकी कोई तिथि नहीं थी, परंतु जैसे जो सीटें हैं, जहाँ पे जैसे विधानसभा हैं, लोकसभा हैं, इन सीटों पे जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए मात्र था। अनुच्छेद 334 के तहत मात्र 10 साल के लिए जो है आरक्षण था। अब इस आरक्षण को भी हर 10 साल में बढ़ाया चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसी से वोटें मिल रही हैं, इसी से उनकी रोटियां सिक रही हैं। तो इस आरक्षण को समाप्त करने की स्थिति तो अभी दिख नहीं रही है। ज्योतिष के अनुसार भी देखें तो भारत की कुंडली और जो है प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली की स्थिति पे देखें तो वो भी स्थिति अभी आरक्षण की तरफ तो बोलने वाली स्थिति नहीं दिख रही है। ठीक है। अच्छा आचार्य सैवी जी, देखिए आरक्षण की बात अगर हम करें तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है, मतलब कि कभी भी पार्टियों ने खुलकर बात नहीं की, जबकि जब भी हम आरक्षण के बारे में बात करते हैं तो कई बार लोगों का ये भी कहना है कि देखिए, अगर कोई एक आईएएस है, अगर वो आरक्षण के बल पर आईएएस बन गया तो वो आरक्षण वहीं खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी फैमिली को जरूरत नहीं है कि मतलब कि आप आरक्षण का लाभ ले, और उसके बाद भी अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो फिर मतलब नहीं बनता कि आप इतने बड़े पद पर हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं, जरूरत अब है कि इस पर बातचीत हो। क्या देश आपको उस सिचुएशन में अब नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, और आदरणीय आचार्य जी को भी राधे राधे।
देखिए, सबसे बहुत अच्छी चीज़ आपने खुशबू जी, ये जो मुद्दा है वो आपने उठाया कि किस लेवल तक ये जो आरक्षण है वो फॉलो करना चाहिए। क्या पीढ़ी दर पीढ़ी इसे चलना चाहिए? जब एक को लाभ मिल गया तो क्या इसे हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके इस मंच को कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पर बात करने का, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन से आती हूँ, मैं भी उसी यूथ से जुड़ी हुई हूँ जो आज इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहा है और वो उठा रहा है, और एक बहुत ही वाजिब मुद्दा जो है वो बनता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षण जैसी जो प्रथा है या रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ वेरी डीपली सीटेड एंड रूटेड, हम कह सकते हैं, इशू इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि अभी 15 साल पहले 20 साल पहले ही आरक्षण की जो प्रथा है वो एकदम से शुरू की गई है। जैसे अभी आचार्य जी ने जिस चीज़ का जिक्र किया, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहली बार साउथ बारो कमेटी में 1990 में इसका जो जिक्र था वो किया था, जब उन्होंने अनटचेबल्स के लिए बात की थी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उनके लिए बनना चाहिए। उसके बाद में 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका गठन हुआ, तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो वहाँ पे कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दी गई। 2002 में, 1979 में स्पेशली जब मंडल कमीशन आया तो वहाँ पे ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण जो है वो किया गया। अब देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम आरक्षण जैसी चीज़ की बात करते हैं। जब तक इसका जो लाभ है वो हमें मिलता है तो कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है। जिस दिन उसका लाभ हमें मिलना पसंद हो जाता है तो हम किसी भी सरकार के विपरीत हो जाते हैं या हम किसी भी सिचुएशन के विपरीत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है जो आज से हमारे कंट्री में आई है या नया कोई लॉ जो है वो लागू किया गया है इसके अगेंस्ट, और इसकी वजह से एक बहुत ही वाजिब मांग जो है वो बच्चों की है। देखिए, जब हम इक्वालिटी और फेयरनेस की बात करते हैं एजुकेशन में खास करके, क्योंकि विद्या, शिक्षा और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको नीचे से स्तर से उठकर सक्षम बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इस बेसिस पे कंप्लीटली जब तक बच्चा जो मेहनत करके अपनी खुद की कैपेबिलिटी पे, अपनी मेरिट के तौर पर अगर एजुकेशन व्यवस्था में आगे बढ़ता है और खुद को सक्षम बना पाता है और सक्सीड कर पाता है, ये हमारे देश के युवाओं के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है एक बहुत ही चेंजिंग इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, देखिए, मंगल का जो गोचर है वो अभी हमारे देश की कुंडली में लग्न भाव से हो रहा है राहु के ऊपर से। मंगल है युवा, राहु है भड़काने का काम करना, गुमराह करना, और साथ में ये गोचर जो है वो 2 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद हमारी देश की कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में स्थित है। तो जब मंगल का ट्रांजिट 2nd हाउस से होगा, यानी कि मंगल का गोचर मंगल के ऊपर से, सितंबर तक आप देखेंगे कि ऐसी जो स्थितियां हैं प्रोटेस्ट की, ये मैंने आज नहीं, मैंने लास्ट ईयर से आपको कहा था कि आने वाले समय में आप देखेंगे युवाओं का जो मन है वो बहुत ज्यादा भड़कने की तरफ, बहुत ज्यादा आक्रोश की तरफ जाएगा, क्योंकि मंगल प्रभावित है। मंगल युवा का कारक ग्रह माना गया है। अब बात ये आती है कि ये इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। शनि रेट्रो हो गए हैं 26 जुलाई से। बहुत लोगों ने कहा था कि 22-23 जुलाई निकल गई, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। क्या ये प्रोटेस्ट वाकई समाप्त होगा? नहीं, क्योंकि शनि जनतंत्र का कारक है, लोकतंत्र का कारक है, और जब ये ग्रह वक्रीय हो जाता है, जो हमारे देश की कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है, ये रिकग्निशन का भाव है, उच्च एजुकेशन का भी भाव माना गया है। शनि का यहाँ रेट्रो होने से क्या होगा, जो गड़े हुए मुद्दे थे, जो ऐसे मुद्दे थे जो पहले उठाए गए लेकिन उन पे बात नहीं हुई, वो मुद्दे फिर से उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया नहीं, उसकी भी हम चर्चा भी जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आचार्य चंद्रमणि जी, जो बातें सैवी जी कह रही हैं, अच्छा मेरा एक मामला ये भी लगता है मुझे कि आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो आरक्षण फिर खुलकर हर जगह पर सिर्फ ऐसे क्यों ना हो कि भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब जो आगे बढ़ नहीं पाया किसी वजह से, आर्थिक वजह से, आप उसको आरक्षण दीजिए। क्या अब इस तरफ भी जाते हुए, क्योंकि देखिए आर्थिक आरक्षण आ भी गया तो ईडब्ल्यूएस की बात भी होती है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या अब इसको पूरे देश में एक तरह से सामने लाने की जरूरत है, सबके लिए एक तरह से लाने की जरूरत होगी, बाकी सब खत्म करने की जरूरत है क्या, और क्या ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, एक चीज आप समझें, पहली बात तो ये नेता कभी खत्म होने देंगे ही नहीं इस विषय को। क्योंकि अगर खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, तो इनकी सारी रोज ये जो रोटियां जो सेक रहे हैं वो नहीं खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आरक्षण खत्म क्यों नहीं होगा, इसका कारण आप समझिए। ये जो इन्होंने जो ये ओबीसी, SC ST, ये सब जो इन्होंने फूट डाल रखी है ना नेताओं ने,
आज आप देखो, एक कोई भी मूर्ख आकर के एक नेता बन जाता है, लोगों को भड़का करके मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने मूर्ख ऐसे हैं आकर के नेता बन गए और उनको युवाओं को आगे कर देते हैं और उनको लड़ा देते हैं और खुद मजे ले रहे हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो यह है कि आरक्षण क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाने का काम किया है। अब देखो, सबसे पहले जो आरक्षण ले रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। वो जो है जो चिल्लाते हैं, जैसे कि हमारे उन्होंने पीछे का उनको याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे जो है मटकी बांध दी गई, तुम्हारे झाड़ू बांध दी गया, तुम्हारे ये स्थिति कर दी गई, तुम्हारी यही नेता भड़काते हैं, यही सारी चीजें ये सब उठाते हैं और आरक्षण इसीलिए समाप्त होने की कगार पे है ही नहीं है। अब बताऊं आपको, देखो सबसे पहले उनको समझने की जरूरत यह है कि अगर ऐसा होता, ये केवल आपको झूठ फैलाया गया, अगर ऐसा होता तो आप देखो, आपके जितने राजाओं का वंश, आप 5000 साल से कह रहे हो कि हम परेशान हैं, 5000 साल से भी उठा करके आप देख लो, मौर्य वंश, नंद वंश, चंवर वंश, उसके बाद जो है विक्रमादित्य इत्यादि, सुहलदेव पासी इत्यादि, ये जितने राजा हुए हैं सब आपके ज़्यादातर ओबीसी और SC ST से ही आने वाले हैं। नंदवंश आपको पता है नंदवंश कौन था? न आपको पता है इस बारे में कि नंदवंश कौन था? नंदवंश जो है, जो आज नाई लिखते हैं ना, जो नाई जो है वो नंदवंश के थे। तो ये सब राजा थे। अब एक चीज मुझे बताइए, आप खुद इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि अगर उन्होंने परेशान किया, जनरल कैटेगरी के लोगों ने तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे जो है झाड़ू बांध दिया, मटकी बांध दिया, तो ये बताओ ये राजा क्या कर रहे थे? इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसी प्रकार जैसे आज की स्थिति है ना, आज आपको केवल भड़काया जा रहा है, बस ये एक्शन कुछ नहीं लेंगे, आपको आगे कर देंगे, लड़ा देंगे। उसी प्रकार पहले भी आपके ही राजा थे, कोई ब्राह्मण राजा दिखाई पड़ा? राजपूत राजा थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाम ब्राह्मणों का लिया जा रहा है। आप एक चीज बताओ, कोई भी राजा था जिसने राजा होता तब वो परेशान करता ना, जब कोई राजा नहीं था, आपके ही सारे राजा थे, आपके ही सब सुख करता धरता थे। उसके बाद मुगल आए, मुगल का कोई नाम नहीं लेता, क्यों? क्योंकि इनको बल्क में वोट चाहिए, मुगलों का, मुसलमानों का। अंग्रेजों का कोई नाम नहीं लेता, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अंग्रेजों के साथ देने वाले तो ये जो नेता हैं आज ना, इनके ही पूर्वज थे। ये जितना तुम्हें भड़का रहे हैं, इनके ही पूर्वज न अंग्रेजों का साथ देने वाले थे, ये जो है गद्दारी करने वाले थे, तो इनके खून में गद्दारी बसी हुई है। ये आपको केवल भड़का रहे हैं। इसलिए आरक्षण कभी ना खत्म होने। एक चीज और ध्यान दीजिए, आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो आरक्षण खत्म करने के लिए, कोई भी पार्टी अगर इस आरक्षण के उस पर बोल दे तो बताना मुझे। इस पे कोई नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो रोटियां सेक रही हैं, इसी पे सेक रही हैं। इनके जो मलाई खा रहे हैं, इन्हीं सबको भड़का करके ही खा रहे हैं, और कुछ नहीं है। वास्तविकता जिस दिन यहाँ का युवा समझेगा, तभी आरक्षण खत्म हो सकता है, नहीं तो आरक्षण ना ये खत्म होने देंगे और ना समझने देंगे। ठीक है। अच्छा देखिए सैवी जी, जो बात आचार्य कह रहे हैं, मैं उसी से लेकर आती हूँ। कह रहे ना कि युवाओं को समझना होगा, जो आज की जेनजी जिसकी बात हम करें, कई देशों में तो हमने देखा सत्ता परिवर्तन कर दिया, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से लेकर और भी कई जगहों पर सत्ता तक बदल दी है जेनजी ने। यहाँ पर भी अगर कहा जाए तो अपने प्रदर्शन किया उन्होंने, उस प्रदर्शन का उन्होंने जो भी चले, फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का उन्होंने इस्तीफा भी ले लिया, इसको वो अपनी विजय मानते हैं, ठीक है। जो आज का युवा है, क्या ये समझेगा कि आरक्षण कितनी बड़ी बेड़ी है देश के लिए, समाज के लिए, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस चीज के लिए लड़ना होगा कि सबको एक शिक्षा दो, सबको एक व्यवस्था दो, और उसके बाद जो आगे निकले उसे निकलने दो। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, और होना भी यही चाहिए। खुशबू जी देखिए, जब हम फेयर एजुकेशन की बात करें तो वो हर एस्पेक्ट में फेयर होनी चाहिए। हाँ। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक 100 बच्चों की क्लास है, वहाँ पे 60 सीट्स ऑलरेडी बुकड है एक सेक्शन के लिए, और 40 सीटों के बीच में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से भी सशक्त हैं, या जो अन्य किसी ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ उन्हें दूसरे प्रावधान नहीं मिलते, तो वो उन्हीं मात्र 40 सीटों के बीच में जूझते हुए रह जाएं। तो ये बहुत सही चीज़ है और ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है हमारे देश में भी एक कमी है, या एक जागरूकता की कमी है, वो इस चीज की है कि हम अपने इतने बड़े भारत जैसे देश को, जो कि कल्चरली, जो कि ज्योग्राफिकली इतना डाइवर्स है, हम उन्हें ऐसे देशों के साथ उसकी तुलना या कंपैरिजन करते हैं जहाँ पे ना इतनी संख्या है लोगों की, जहाँ ना इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पे लोगों के बीच में अगर आप देखते हैं तो इतने ज़्यादा हम रिलीजियसली इतनी डाइवर्स नहीं है वो कंट्रीज़, इतनी ज़्यादा वहाँ पर भेदभाव या अलग अलग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंट्री को, हमारे भारत जैसे देश को दूसरे देशों से अलग करती है। इसलिए भारत जैसे देश को डायनामिकली अगर आप समझते हैं या स्टडी करते हैं तो बहुत
सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एज एन इंडिविजुअल भी समझना चाहिए कि कोई भी सरकार क्यों ना हो, चाहे मैं कह रही हूँ पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी भी सरकार के लिए कोई भी एक मुद्दे को डेफिनेटली पूरी तरीके से रूट कॉज से हटा देने के लिए वहां लोगों का समर्थन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात हुई ना कि जब तक हमें खुशी मिल रही है, हमारी सुविधा है, तो ये सरकार अच्छी है, जिस दिन हमारी सुविधा नहीं हुई तो दूसरी सरकार अच्छी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सच बात है और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हमारा आज का जो एजुकेटेड यूथ है वो इस चीज को समझता है, इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझता है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे आप देखेंगे अभी का भी जो रिजर्वेशन सिस्टम है वहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सिर्फ मात्र 10% मिलता है, बाकी सारा आरक्षण जो है वो अन्य कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए वो बच्चे जो शहीदों के बच्चे हैं, जो इनके माता पिता फौज में रहे हैं, अब नहीं रहे इस दुनिया में, स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए, या नौकरी में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, इन लोगों के लिए आरक्षण जो है वो आम आदमी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन चीजों को अगर मुद्दा बना के जो जनता है या जो यूथ है या जो युवा है वो अपनी जायज मांग अगर आगे रखेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री या जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट ही मिलेगा। और एक बात, ये जवाब आप कुछ देना चाह रहे थे वो तो आप बताइए ही। और इसके अलावा चंद्रमणि जी, मेरा सवाल एक ये भी है, मैंने कई बार सुना है जो जनरल कैटेगरी के आजकल बच्चे हैं, जो यूथ है, वो ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो वो है जनरल कैटेगरी में पैदा होना। मतलब ये इतनी भारी सोच है, आप सोचिए, और उनकी तरफ से अगर कहा जा रहा है, मतलब वो किस विडंबना से गुजरे, कहाँ एक 100 नंबर के एग्जाम में 90 नंबर लाने का दबाव और कहाँ 40 नंबर लाने का दबाव। मतलब ये इतना ज्यादा मतलब अलग है ये सोच कि एक व्यक्ति जो जनरल में पैदा हुआ है और जो एग्जाम दे रहा है वो वही समझ सकता है उस तकलीफ को। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अभी जहां बात हो रही थी मैं जवाब देना चाह रहा था, ये कि आरक्षण दीजिए ना, आप आरक्षण दीजिए जहाँ पे, जैसे आप आरक्षण शिक्षा पे दीजिए, हाँ, शिक्षा पे आरक्षण दीजिए, जिस पे जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण दीजिए। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गरीब भी छोड़िए, आप SC ST OBC में देना चाहते हैं उसमें भी दीजिए, आरक्षण दीजिए, शिक्षा पे दीजिए, आर्थिक रूप से दीजिए, उनकी मदद कर दीजिए। लेकिन अब जब आप आरक्षण पे एक डॉक्टर बनाएंगे तो वो डॉक्टर क्या इलाज करेगा, आप मुझे बताओ। आप जितनी ये नेता भड़काने वाले काम करते हैं, ये अपने बच्चों का या अपना इलाज उन आरक्षण के डॉक्टरों से नहीं करवाते, कभी भी, बिल्कुल कभी नहीं करवाते। या IAS बनेगा अगर आरक्षण पे, तो वो क्या तुम्हारा दर्द समझेगा, क्या तुम्हारी स्थिति समझेगा। दूसरा, अगर आरक्षण चलो वो भी देना है तो आप एक परिवार को एक बार दीजिए, उसके बाद जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गया तो उसके बाद उसको आरक्षण के तो ग्रह दशा ऐसी लग रही है आचार्य जी की कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं नजर आ रहा है? देखो, ग्रह दशा और आरक्षण विषय अलग है। मैं एक तरह से आपको कह दूं कि जहां भारत की कुंडली के अगर अनुसार देखें तो कुंडली में अभी मंगल की महादशा चल रही है और ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि जो है ये आरक्षण को हटा सकें या इस विषय पे कोई बात कर सके। कभी भी इस विषय पे कोई बात करेगा ही नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं बात करेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भड़का रखा है, भड़का करके आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे और लड़ाने से ही इनकी पार्टियां चल रही हैं, लड़ाने से ही ये जो है जीत रहे हैं। इसलिए जब तक युवा हमारे देश का नहीं समझेगा, जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा कि वास्तव में ये सब कुछ नहीं था, ये ना किसी ने कोई परेशान किया, ना कहीं कुछ हुआ ऐसा, ये केवल एक, देखो मनुस्मृति को लेकर के बांटते हैं कि उसमें ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। मनुस्मृति को आप ध्यान से कभी पढ़ते, आप एक चीज याद रखिए, मनुस्मृति को इन्होंने ही लहराना चालू किया। आप मनुस्मृति कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो ब्राह्मणों के यहाँ मिल रहा हो आपके पास, किसी ज्यादातर मुझे लग रहा है कि 100 में एक के यहाँ भले ही मनुस्मृति कोई ग्रंथ मिल जाए, नहीं कि सारे ब्राह्मणों के यहाँ किसी के यहाँ नहीं रखा होगा, क्षत्रियों के यहाँ नहीं रखा होगा। ठीक, ये आरक्षण उसके बाद संविधान को लहराते हैं, ना संविधान पढ़ते हैं, ना कहीं, केवल आपको एकमात्र लड़ाने का काम करते हैं। मनुस्मृति चल रही है क्या? जो लोग मनुस्मृति कर रहे हैं, मनुस्मृति तो नहीं चल रही है। इस देश में क्या चल रहा है? संविधान ही चल रहा है। अब एक चीज बताइए, भगवान ने तो आपको बराबर ही पैदा किया, आपकी बुद्धि तो कम नहीं कर दी है। अब फिर एक तरफ से आप कह रहे हो कि जो है मनुवादियों ने हमें परेशान कर रखा है, एक तरफ से कह रहे हो कि हम जो है परेशान हो रहे हैं, एक तरफ आप आरक्षण भी ले रहे हो, तो आरक्षण से क्या आपकी बुद्धि कम हो गई क्या? भाई या तो आप अपने को आपको सामर्थ्यवान मानिए, आरक्षण छोड़िए, या तो आप कह दीजिए कि नहीं हमारा दिमाग कम है, हम बुद्धि कम है, इसलिए हम जो है ये आरक्षण ले रहे हैं। भाई आरक्षण का तात्पर्य क्या है? आप बुद्धि आपकी कम है इसलिए आप जो ले रहे हो, तो या तो फिर उच्च ही मानो,
ठीक या है। तो बराबरी की स्थिति पे आ जाओ। तो ये क्या है, ये नेताओं का एक केवल मनगढ़ंत जो बनाया हुआ आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। और इससे उनकी दुकान चल रही है। इसलिए परेशान मत होइए, इन नेताओं के कहने पर मत आइए। जितने मूर्ख हैं ये बैठ जाते हैं नेता बन करके और आपको लड़ाते हैं, और आप लड़ रहे हो, एक दूसरे से ठीक लड़ है। रहे हो, और ये मलाई खा रहे हैं। ठीक है बस। आचार्य सैवी जी, बस मेरे पास आखिरी का 1 मिनट है, मैं चाहती हूँ उसमें आप ये भी बताएं कि क्या आपको आजकल का युवा, जिस तरीके से हमने देखा जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए, अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए, आने वाले समय में आरक्षण को लेकर कुछ बड़ा करते हुए नजर आती? बिल्कुल, मुझे 100% करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इसका रीजन क्या है, मैंने आपको अभी बताया, मंगल पर राहु पर से मंगल का गोचर, फिर डबल मंगल का ट्रांजिट, और ये युवा का कारक माना गया है। मंगल की महादशा से भारत अभी गुजर रहा है। सितंबर तक जो स्थितियां हैं वो आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगी, और खास करके हमारे देश का नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, यानी कि उत्तर से लेके पूर्व तक का जो भाव है वो सबसे ज्यादा इन चीजों से आपको इम्पैक्टेड होता हुआ नजर आ रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर उन्हें अभी लग रहा है कि मॉनसून सेशन इन गवर्नेंस है, अभी चल रहा है, तो इस सेशन में अगर इसकी बातचीत हो जाए, उसके चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। और ये मैं ग्रह दशा के अनुसार बोल रही हूँ। हो सकता है कि जो शीत सत्र आए, जब फिर से पार्लियामेंट जो है वो चले, तो वहां पर कहीं ना कहीं इस बात को, वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यूथ जो है वो अब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और एक बहुत अग्रेसिव तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी इस ग्रीवेंस को, उनकी इस समस्या को, या उनकी समस्या के समाधान निकालने के लिए, या उनके मन में एक क्लैरिटी लाने के लिए, अगर हमारे देश के जो सदन है उसमें उच्च सत्ता पे बैठे लोग अगर इसका मुद्दा जो है वो उठाते हैं या बात कर सकते हैं, उसके चांसेस मुझे नजर आते हैं। लेकिन देश भर में आप देखेंगे कि अभी प्रदर्शन की स्थितियां, एक बात खत्म होगी, दूसरा प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, चाहे किसान हो, चाहे आरक्षण हो, ऐसे अन्य आपको मुद्दे देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं, भारतीय सेना प्रमुख का